लगावेलू जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू कमरिया कोरे लबालब तो लॉलीपॉप लागेलू। मेरे उच्चारण के लिए आप मुझे माफ़ करें, कुछ शब्द हैं जो खड़ी हिंदी जैसे निकल जाते हैं, लेकिन आप ये गीत पहचान गए होंगे। एक बेहद मशहूर गीत, या यूँ कहें कि एक ऐसा भोजपुरी गीत जो भाषा की सभी सीमाएं लांघ कर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर तक पहुंच चुका है। शॉर्ट में कभी अगर आप बैठकर गाने का अर्थ सोचिए तो आप देख पाएंगे कि नायिका कभी महज अपनी लिपस्टिक तो कभी सिर्फ अपनी नथुनी से जिले के जिले हिला दे रही है। अर्थात वो इतनी आकर्षक और कामुक दिखती है कि लोग होश खो बैठते हैं। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड में भी देखने को मिलता है, जहां लड़कियों की होठों की लाली पर तमाम गीत बन चुके हैं। अक्सर लिप्स पर कैमरा जूम करके स्त्री की कामुकता की हद दिखाई जाती थी। वो चमकती लाल लिपस्टिक लगाए हुए अपना ही होठ काट लेती थी और फिल्म बनाने वालों को यकीन होगा कि थिएटर में बैठे पुरुष गिर गए होंगे। लिपस्टिक की बात हम आपसे क्यों कर रहे हैं आज, और इतने गंदे गंदे सीन्स आपको क्यों बता रहे हैं, आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। हाल ही में एक स्टडी सामने आई है एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल में। ये स्टडी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को लेकर की गई थी। अमेरिका और कनाडा में अलग अलग ब्रांड्स के करीब 231 मेकअप और सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स के सैंपल्स को स्टडी में शामिल किया गया था। स्टडी में इन प्रोडक्ट्स में ज्यादातर में बेहद हानिकारक केमिकल्स की मौजूदगी पाई गई है। इन केमिकल्स को कहते हैं PFAS। इसका पूरा नाम है परफ्लोरो एल्किल एंड पॉलीफ्लोरो एल्किल सब्सटेंस। इसे चलती फिरती भाषा में कह सकते हैं फॉरएवर केमिकल्स, जो कि इसे चलती फिरती भाषा में कहा भी जाता है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स में फ्लोरीन काफी ज्यादा मात्रा में पाया गया है, जो PFAS की मौजूदगी को दर्शाता है। जिन प्रोडक्ट्स की जांच की गई उनमें लिपस्टिक, मस्कारा, फाउंडेशन, लिप बाम, ब्लश, नेल पॉलिश शामिल हैं। और जिन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स की सैंपलिंग की गई उनमें कई नामी ब्रांड्स शामिल थे। हालांकि स्टडी में इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि इनमें कौन से ब्रांड की मौजूदगी में PFAS मिला है, क्योंकि अधिकारी नहीं चाहते थे कि अभी किसी ब्रांड को टारगेट किया जाए। हालांकि अगर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी की बात करें तो जांच किए गए कुल सैंपल्स में से 82% वाटरप्रूफ मस्कारा में हाई फ्लोरीन मिला, 63% फाउंडेशन में और 62% लिक्विड लिपस्टिक में ये केमिकल मिले हैं। जिस केमिकल की मौजूदगी मिली है, द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक वो कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, लिवर की बीमारी, थायराइड की दिक्कत, इम्यूनिटी कम करने, हार्मोन्स की दिक्कत जैसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। PFAS केमिकल आसानी से पर्यावरण से इंसान के शरीर के अंदर जा सकता है। इसे इंसान का शरीर आसानी से अपने अंदर समा सकता है, फिर चाहे वो टीयर डक्ट्स के जरिए हो या फिर मुंह के जरिए। कंपनियां अक्सर ही अपने प्रोडक्ट्स की लेबलिंग में PFAS की मौजूदगी को नहीं दिखाती हैं। इस वजह से कस्टमर को पता ही नहीं चलता है कि जो प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं। हालांकि स्टडी में सामने आया है कि PFAS ज्यादातर उन प्रोडक्ट्स में मिला है जिनके विज्ञापनों में लॉन्ग लास्टिंग और वाटरप्रूफ होने का दावा किया जाता है। माने स्टडी में यह सामने आया है कि प्रोडक्ट्स को वाटरप्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग और आसानी से अप्लाई करने वाला बनाने में PFAS का ही योगदान है। हालांकि स्टडी में यह भी कहा गया है कि इन प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई चेन होती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से यह भी साफ नहीं हो पाया है कि कंपनियां इन जहरीले केमिकल्स की मौजूदगी के बारे में खुद जानती भी थी या नहीं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा PFAS के बारे में बता देते हैं। नाम तो आप जान ही गए हैं, अब ये भी जान लीजिए कि ये केमिकल कार्बन और फ्लोरीन के एटम्स की काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चेन है। इन एटम्स के बीच बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यही वजह है कि PFAS केमिकल्स आसानी से पर्यावरण में डिग्रेड नहीं होते। PFAS के करीब 4700 केमिकल्स अभी हमारे बीच मौजूद हैं। इन केमिकल्स का काफ़ी इस्तेमाल बड़े लेवल में किया जाता है। इस स्टडी ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया, ये कि क्या वाकई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। ये जो स्टडी हमने आपको अभी बताई वो अमेरिका और कनाडा में हुई। अब बात करते हैं भारत की बात करें तो ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का काफी बड़ा मार्केट है और सबसे बड़ी ग्राहक यहाँ पे इसकी महिलाएं हैं, जाहिर है। और इन प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है लिपस्टिक। वो बेसिक कॉस्मेटिक है जिसे मैं और आप आम दिनों पर लगाते हैं, लगाकर ऑफिस चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि लिपस्टिक में हमारे यहाँ किस तरह के केमिकल्स या पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है।
इसे लेकर जनवरी 2014 में एक रिपोर्ट सामने आई थी। ये रिपोर्ट भारत के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE में पोल्यूशन मॉनिटर लैब माने PML ने जारी की थी। अलग अलग कैटेगरी के 73 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर यह स्टडी हुई थी। पता चला था कि इन सब में मर्क्यूरी जैसे कुछ बेहद हानिकारक मेटल्स मौजूद थे। CSE के डिप्टी डायरेक्टर जनरल चंद्रभूषण ने कहा था, भारत में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल काफी बढ़ रहा है, इसलिए इसका हेल्थ पर क्या असर होता है इसे जानना भी जरूरी था, इसलिए हमने स्टडी की। मोटिवेशन यही था कि इसके पहले इंडिया के पब्लिक डोमेन में इस तरह की कोई बड़ी स्टडी नहीं हुई थी। हमने 32 फेयरनेस क्रीम्स को टेस्ट किया, 30 लिपस्टिक सैंपल्स को टेस्ट किया, कुछ लिप बाम और एंटी एजिंग क्रीम्स को भी टेस्ट किया। टोटल 73 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया। 40% से ज्यादा फेयरनेस क्रीम्स में हमें मर्क्यूरी मिला, जबकि फेयरनेस क्रीम्स में मर्क्यूरी के इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है। माने जो मर्क्यूरी की मौजूदगी हमें मिली वो ये बता रही थी कि ये गैरकानूनी काम हुआ है। 60% लिपस्टिक में कुछ हेवी मेटल्स थे, जिनमें 2 थे क्रोमियम और निकल। क्रोमियम तो बहुत ही हानिकारक है। अगर टोटल बताया जाए तो 50% से ज्यादा सैंपल्स में हमें या तो मर्क्यूरी मिला या क्रोमियम या निकल मिला। 2014 की इस रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया था कि सरकार नियम कानून को कठोर बनाए और क्रोमियम निकल के इस्तेमाल पर रोक लगाए, क्योंकि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री अपनी तरफ से ये काम नहीं कर रही थी। अक्टूबर 2019 में इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 100 से भी ज्यादा लिपस्टिक्स को टेस्ट किया और पाया कि सभी में लेड है, जो खुद एक केमिकल एलिमेंट है, वो मौजूद है। ये सारे प्रोडक्ट्स किसी न किसी तरह से इंसान की हेल्थ के लिए हानिकारक हैं। इस मुद्दे को और डिटेल में जानने के लिए हमने बात की डर्मेटोलॉजिस्ट से। सुनिए वो क्या कहते हैं। इन केमिकल्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म में जो एडवर्स इफेक्ट्स देखे गए हैं, वो है कैंसर्स, लिवर डैमेज, इनफर्टिलिटी, थायराइड डिसऑर्डर्स और भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस। तो और ये सारे कोई छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स नहीं है। कैंसर, हमें पता है कि कैंसर का जो इंसिडेंस है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। कैंसर पहले उतने फ्रीक्वेंटली नहीं होते थे, नाउ द कैंसर्स आर इंक्रीजिंग इन देयर नंबर। तो हमें पता करना होगा कि आखिर क्या रीजन है, एंड दीज आर वन ऑफ द पॉसिबल रीजंस कि आप अननोइंगली ऐसे केमिकल्स को इंजेस्ट कर रहे हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है। अब ये जो कॉस्मेटिक्स है, जैसे मस्कारा हो गया या लिपस्टिक हो गई, आप बहुत ही डेलिकेट पार्ट्स पे यूज करते हैं। लिपस्टिक आप लिप्स पे लगाते हैं, सपोज उसमें कोई हार्मफुल केमिकल है तो लिपस्टिक तो आप लिक भी कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी इजी टू इंजेस्ट। बहुत आसानी से वो आपके बॉडी के अंदर जाएगा। आप अगर मस्कारा यूज कर रहे हैं जिसमें हार्मफुल केमिकल्स है, तो वो टीयर डक्ट्स के थ्रू बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पे म्यूकोसा होती है, टीयर डक्ट्स होते हैं, तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है चीजों का। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं और इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, दे शुड बी स्किन फ्रेंडली। जैसे जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में हानिकारक केमिकल्स के इस्तेमाल की बातें सामने आ रही हैं, वैसे वैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मार्केट बूम कर रहा है। कई सारी कंपनियां ये दावा करती हैं कि उनके प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं और वो हेल्थ को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या वाकई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स केमिकल वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से बेहतर हैं? इसका जवाब भी सुनिए डर्मेटोलॉजिस्ट की जुबानी। देखिए, आइडियली यस, ऑर्गेनिक जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक लिपस्टिक्स हैं, वो रिलेटिवली इन जो बड़े ब्रांड्स हैं, ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं, इनसे ज्यादा सेफ है। लेकिन बात वही आ जाती है कि बड़े ब्रांड्स भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कौन से केमिकल्स यूज किए थे, या जो केमिकल्स स्टडीज में पाए गए उनका सोर्स क्या था। जो भी उन्होंने लिखा कि हाँ ABC हमने यूज किया इस प्रोडक्ट में और हमें जैसे PFAS मिला, तो A, B और C ये कोई भी प्रोडक्ट इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये मॉलिक्यूल आया कैसे इसमें। और यही चीज आती है ऑर्गेनिक पे कि ऑर्गेनिक लिखने से कुछ नहीं होता, ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स डेफिनेटली, अगर वो ऑर्गेनिक है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में कितना ऑर्गेनिक है। नेचुरल का क्लेम बहुत लोग करते हैं, लेकिन कितना नेचुरल है ये बहुत जरूरी चीज है। और इसके लिए गवर्नमेंट को ऐसे रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि जो भी क्लेम करता है कि ये चीज ऑर्गेनिक है या नेचुरल है, वो होनी चाहिए ऑर्गेनिक और नेचुरल। PFAS इज अ कोटिंग मटेरियल। इसको बनाया इसलिए गया कि ये डिग्रेड ना हो। इज अ कोटिंग मटेरियल, अगर ये डिग्रेड हो जाएगा तो कोटिंग कैसे करेगा? तो
इसीलिए इसका जो यूज है वो परमिसिबल नहीं है, इसीलिए इसको बैंड सब्सटेंसेस की कैटेगरी में रखा गया है। इट इज नॉट अलाउड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री टू यूज दिस प्रोडक्ट, बट फिर भी यूज हो रहा है, ऑफ द लेवल यूज हो रहा है। वो लिखा नहीं जा रहा है कि इसमें है, लेकिन जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें मिल रहा है, तो ये चिंता का विषय है। इन सबके साथ ये जानना भी जरूरी है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये भी हमें बताया एक्सपर्ट ने। जो ब्रांड्स एस्टैब्लिश्ड नहीं है, जो ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका आपको पता नहीं है, नकली हो सकते हैं, उनसे बचें। तो ऑथेंटिक जगह से ही सामान लें। दूसरा, सेंसिटिविटी टेस्ट करें उनको। सबसे पहले आप जो भी कॉस्मेटिक्स हैं, ट्राई टू अप्लाई देम बिहाइंड योर ईयर, कान के पीछे एक बार लगा के देखें, और 36 आवर्स तक एक बार आप देखें कि यहाँ पे कोई रिएक्शन या किसी तरह की इचिंग या कोई रैश तो नहीं आ रहा है। तो ये तो आपको बता देगा कि इमीडिएट सेंसिटिविटी आप के अंदर उस पर्टिकुलर केमिकल को लेके, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को लेके है कि नहीं है। और अदरवाइज अगर नकली प्रोडक्ट है तो उसमें तो बहुत डिफिकल्ट है बताना, क्योंकि देखने में वो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका केमिकल कंपोजिशन, उन्होंने क्या हार्मफुल सब्सटेंसेस यूज किए हैं, आप नहीं बता सकते। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लें, वो फिर भी रिलेटिवली सेफ होते हैं। और दूसरा, सेंसिटिविटी टेस्ट, अगर आपको किसी चीज से एलर्जी हो जाती है, एलर्जी टेस्ट करने के, पैच टेस्ट करने के बाद, तो फिर उसको आप ना यूज करें, क्योंकि फ्यूचर में आपको उससे रिएक्शन होगी। बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको लिपस्टिक से एलर्जी हो जाती है, लिप्स काले हो जाता है। तो इन सारी चीजों का पता लगाया जा सकता है अगर आप शुरुआत में ही उसका सेंसिटिविटी टेस्ट कर लें। कान का एरिया, कान के पीछे का एरिया थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे जब भी कोई केमिकल जो आपको एलर्जी करता है, अगर आप उसको यहाँ पे लगा लें, तो 36 to 72 आवर्स में आपको यहाँ पे रैशेज या आपको इस तरह का रिएक्शन हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आप इससे एलर्जिक हैं, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अभी हो रहा है, उनमें लिपस्टिक सबसे ज्यादा चलन में है, ऐसा हमने पाया। हालांकि हमें इसे साबित करने के लिए कोई सटीक डेटा नहीं मिला, लेकिन आसपास की औरतों से बात करने पर पता चलता है कि लिपस्टिक सभी मेकअप प्रोडक्ट्स में उनका पसंदीदा है। ये एक एवरग्रीन प्रोडक्ट है, लेकिन आप लिपस्टिक को केवल मेकअप प्रोडक्ट कहकर अपनी बात बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इतिहास और कल्चर को देखें तो लिपस्टिक की अपनी एक अहम जगह है। ये काफी हद तक महिला सशक्तिकरण का एक सिंबल भी माना जाता रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक लिपस्टिक का कलरफुल इतिहास सदियों पीछे ले जाता है हमें। 3500 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। मेसोपोटामिया की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन उर की क्वीन शुब-एड ने लिप कलर का इस्तेमाल किया था। उन्होंने सफेद लेड यानी सीसा और लाल जेम्स यानी रत्नों के चूरे को मिलाकर होठों पर लगाने वाला रंग बनाया था। यहाँ से फिर ये रंग होते हुए इजिप्ट तक पहुंचा। स्टाइल क्रेज वेबसाइट के मुताबिक प्राचीन समय में मेकअप को स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता था। आदमी और औरत दोनों ही मेकअप अप्लाई करते थे। सुमेरियन सिविलाइजेशन को लिपस्टिक के शुरुआती इस्तेमाल का क्रेडिट दिया जा सकता है। यहाँ लोगों ने फ्रूट्स और बाकी नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके लिप कलर तैयार किया था। माने सुमेरियंस और उर सभ्यता से आप लिपस्टिक की शुरुआत मान सकते हैं। इजिप्ट के लोग लिपस्टिक के पहले असली प्रेमी माने गए। डाई का इस्तेमाल करके ये लिपस्टिक बनाते थे। हालांकि इन्होंने कई हानिकारक प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे ब्रोमीन और आयोडीन मिक्सचर। ये इतना खतरनाक है कि कई गंभीर बीमारियां इससे हो सकती हैं। जापान में भी प्राचीन समय में औरतें डार्क लिपस्टिक और मोटा मेकअप करती थी। ग्रीक एम्पायर ने लिपस्टिक को प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति से जोड़ रखा था और यहाँ वेश्याओं पर लिपस्टिक लगाने का दबाव था। 9 AD के आसपास अरब साइंटिस्ट अबू कासिस ने सॉलिड लिपस्टिक बनाई थी। ईसाई धर्म के आगमन के बाद चर्च ने लिपस्टिक या किसी भी मेकअप प्रोडक्ट के इस्तेमाल की आलोचना की। लाल होठों को शैतान की पूजा से जोड़कर देखा जाने लगा और जो औरतें लिपस्टिक लगाती हैं उन्हें हिकारत भरी नजरों से देखा जाने लगा। उन्हें चुड़ैल माना जाने लगा। वेश्याओं के अलावा कोई भी महिला लिपस्टिक का इस्तेमाल नहीं करती थी, इसलिए औरतों ने फिर होठों में चुटकी काटने, उन्हें कतर कर या रगड़ कर उन्हें हल्का लाल रंग देने का तरीका अपनाया। खुले रूप से लिपस्टिक दोबारा सामने आई क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल में। वो चटक लाल रंग अपने होठों पर लगाती थी, लेकिन तब भी लिपस्टिक की उपलब्धता केवल नामी लोगों को ही थी। साल 1884 में फ्रेंच परफ्यूम कंपनी ने पहली कमर्शियल लिपस्टिक लॉन्च की। इसके बाद धीरे से लिपस्टिक ने इस दुनिया में अपनी परमानेंट जगह बना ली। माने कभी लिपस्टिक सौंदर्य प्रसाधन का सामान मानी गई, कभी वेश्यावृत्ति का, तो कभी मजबूती का सिंबल। मजबूती का सिंबल इसे बनाया था ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ ने, और शायद यही वजह है कि आज भी इसे कई बार महिला सशक्तिकरण के तौर पर देखा जाता है।
कैसे, ये बताने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बॉलीवुड में ही चलते हैं। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। 4 अलग अलग उम्र वाली और अलग अलग सिचुएशन से डील कर रही औरतों की कहानी थी। डायरेक्टर थी अलंकृता श्रीवास्तव। जब उनसे पूछा गया कि ये टाइटल क्यों दिया गया, उन्होंने ये कहा था, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का एक प्रतीकात्मक टाइटल है जो दिखाता है कि औरतों के अंदर हमेशा आजाद होने की एक मंशा धड़कती रहेगी। वो हमेशा सपने देखेंगी, भले ही सोसाइटी उन्हें एक बक्से में क्यों ना बंद करे। वो औरतों के जुनून, लक्ष्य और सपनों को नहीं मार सकते। ये उन चीजों की भी बातें करता है जिन्हें औरतें कभी कभी सीक्रेटली करती हैं, वो चीजें जिन्हें वो पब्लिकली नहीं कर सकती, जिसके लिए उन्हें अलाउ नहीं किया जाता। माने ये टाइटल बात करता है छिपे हुए सपनों की, सीक्रेट इच्छाओं की और लक्ष्य की। औरतों के बीच लिपस्टिक की मौजूदगी और इससे उनका जुड़ाव इसी बात से साबित होता है कि स्त्रीवाद, जिसे पश्चिम में 3 लहरों में बांटा गया है, उसकी तीसरी और सबसे नई लहर लिपस्टिक फेमिनिज्म कहलाई है। हालांकि एक धड़ा इस पर आपत्ति जताता है कि एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट औरतों का सिंबल कैसे हो सकता है। वहीं दूसरा धड़ा यह मानता है कि बरसों से फेमिनिस्ट के बारे में कहा गया कि वे स्त्री के स्त्रीत्व को स्वीकार नहीं करती। लिपस्टिक फेमिनिज्म इस पर जोर देता है कि मॉडर्न लड़कियां मेकअप करती हैं, इससे वो ताकतवर महसूस करती हैं और कोई पुरुष उन्हें बताने का हक नहीं रखता कि सिर्फ इसलिए कि वो मेकअप लगाती हैं वो वेश्याएं हैं। खूबसूरत महसूस करना उनका हक है। ये थी आज की बड़ी खबर। अब आपको बता देते हैं दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी आई है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी थाने के तहत आने वाले इलाके से। यहाँ एक व्यक्ति के सामने ही उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी के साथ कथित तौर पर गैंगरेप की घटना सामने आई है। घटना के 2 दिन बाद पीड़ित ने पुलिस में तहरीर दी कि 3 आदमियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक इन आदमियों ने तमंचे की नोक पर महिला के पति के हाथ पैर बांधे और उसके सामने ही पत्नी और नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, फरार होने से पहले शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी थी। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अगली सुर्खी आई है साउथ कोरिया से। यहाँ मोलका क्राइम काफी ज्यादा हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। माने सीक्रेट कैमरे से लड़कियों की मर्जी के बिना उनके प्राइवेट वीडियो बनाने से जुड़े काम। अब इसे लेकर ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW की एक रिपोर्ट सामने आई है। नाम है माई लाइफ इज नॉट योर पॉर्न, डिजिटल सेक्स क्राइम्स इन साउथ कोरिया, जिसमें बताया गया है कि मोलका लड़कियों को सुसाइड करने पर, अपनी नौकरियां छोड़ने पर और देश छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। इस रिपोर्ट ने पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। रिपोर्ट बनाते वक्त कुछ लड़कियों से बात की गई थी। उन्होंने बताया कि पब्लिक प्लेस पर तो छोड़िए, अपने घर में भी उन्हें हिडन कैमरों का डर सताता है। हमने मोलका पर एक डिटेल स्टोरी पहले की थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर पढ़ें। तो ये था आज का ऑर्डिनरी शो और हमें ये बताते हुए आज बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारा 100वां एपिसोड था। हमने आज आप लोगों के साथ की बदौलत शतक मार लिया है। उम्मीद है कि दोहरा शतक भी हम समय पर लगा लेंगे। 500, 1000 और फिर कई हजार एपिसोड्स करेंगे। आपके कई सारे मेल्स हमें मिलते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके मुद्दों को हम उठाएं। आप इसी तरह अपनी चिंताएं, अपने मुद्दे हमें भेजते रहिए। आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए पूरी ऑर्डिनरी टीम की तरफ से आपको शुक्रिया।